जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर ये 19 प्रश्न होते हैं और 19 नंबर के होते हैं। तो आइए इनको क्लियर करें। जैसा कि दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आपकी आ सकते हैं, तो इस प्रकार ये अंत तक वीडियो भी देखते बनता है इसका, क्योंकि हो सकता है यही ना आ जाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। धरती के फूल के लेखक हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरा विकल्प है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कहानी संग्रह है। कौन सा? धरती के फूल। आगे बढ़ते हैं। समालोचक के संपादक थे। तो यहाँ पर पहला विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक पत्र है। अगर हम बात करें कि ये किस युग का है, तो ये है द्विवेदी युग का समाचार पत्र। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल किस विधा की रचना है? मैला आंचल दोस्तों इसे आपने बहुत बार सुना होगा। जैसा कि यह बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर हमने भी ले लिया है। तो यहाँ विकल्प चौथा सही हो जाएगा, यानी यह है उपन्यास, और यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। इस मैला आंचल कृति पर, यानी इस उपन्यास पर रेणु जी को पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, तो दोस्तों ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक मतलब अंचल विशेष पर लिखने वाले, कहने का मतलब क्षेत्र विशेष पर इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। तो इस प्रकार ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ये केवल उपन्यासकार ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, जैसे कि इनकी कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं। ये हैं तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट। जैसा कि पंचलाइट आप कक्षा 12 में पढ़ भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पहला विकल्प सही हो जाएगा, भारतेंदु युग के हैं। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो ये गद्य लेखक हैं और निबंध लेखक हैं। इनकी कृतियाँ हैं जो कि परीक्षा में आया करती हैं, जैसे राजा और प्रजा, नूतन ब्रह्मचारी। इनकी एक पत्रिका है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाया करती है कि भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। तो इनकी पत्रिका दे दी जाती है हिंदी प्रदीप, यानी हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा दोस्तों, कला और संस्कृति, यानी कला और संस्कृति अग्रवाल जी की रचना है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह है निबंध संग्रह। अगर अग्रवाल जी की बात करें तो ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ पर विकल्प चुनना है आपको दूसरा, यानी भारत भारती। भारत भारती दोस्तों यह है काव्य। अगर हम मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें, ये हैं द्विवेदी युग के लेखक और इनका एक महाकाव्य है, वो बहुत प्रसिद्ध है। आगे वाले प्रश्नों में उसको भी कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर प्रेम पर आधारित जो काव्य लिखने वाले कवि रहे हैं, और ये एक तो काव्यधारा रही है प्रेम मार्गी, जो कि पूर्व मध्यकाल की है, वे कवि हो जाएंगे। दूसरे विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी दोस्तों एक रचना है पद्मावत, वह बहुत प्रसिद्ध है। अगर जायसी जी की बात करें तो ये पूर्व मध्यकाल के सूफी कवि हैं। साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। दोस्तों साकेत में तो 12 सर्ग हैं, लेकिन एक बात और भी हम बता देना चाहेंगे कि परीक्षा में अक्सर सर्गों से संबंधित जरूर पूछा जाया करता है। तो यहाँ पर जैसे साकेत है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है, इनके सर्गों की संख्या जरूर याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, यानी यामा पर इनको मिला था। सन की बात करें तो 1982 में इनको मिला था। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले मलयालम भाषा पर रचना की थी जी शंकर कुरूप ने, उन्हीं को दिया गया था। अगर हिंदी भाषा की बात करें कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको मिला, तो वो थे 1968 में पाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी। आगे बढ़ें। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने दोस्तों तार सप्तक का संपादन किया था, जिसमें सबसे पहले मुक्तिबोध का नाम आता है। कहने का मतलब दोस्तों तार सप्तक में 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का संकलन है, तो उनमें मुक्तिबोध का नाम पहले आ जाता है। दोस्तों आगे व्याकरण के प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, यानी पुस्तक धन आलय है। अगर यहाँ पर बात करें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि आपकी परीक्षा में केवल विच्छेद ही देगा, यानी उसके बारे में पूछेगा कौन सा है सही, है ना दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, ये बात समझिए दोस्तों। यहाँ दीर्घ स्वर संधि हमने कहा है और होती कैसे है ये भी समझें। यहाँ पर आया है पुस्तक धन आलय, ठीक है। तो जब धन के चिन्ह के ठीक पहले और बाद में आ हो या ई हो, अब छोटे बड़े कोई भी हो सकते हैं, पहले छोटा हो बाद में बड़ा आ हो या बाद में छोटा हो, कोई भी हो, आपस में हो आ दोनों तरफ, या दोनों तरफ ई हो या दोनों तरफ उ हो या दोनों तरफ ऋढ़ हो, तब दोनों तरफ के स्वर मिलकर आपस में दीर्घ हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पुस्तक के का में छोटा आ है और आलय का बड़ा आ, जब दोनों आपस में मिल गए तो पुस्तकालय जो लिखा है उसके का में बड़े आ की मात्रा लग गई है, तो इस प्रकार से यह दीर्घ स्वर संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। रमेशा का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा रमाधन ईसा। अब यहाँ संधि की बात करें तो गुण संधि है, कैसे होती है ये भी पहचानो दोस्तों। धन के चिन्ह के ठीक पहले छोटा या बड़ा आ कोई भी हो और बाद में यदि ई आ रही हो, छोटे बड़े की कोई बात नहीं है ना, कोई भी हो, जब ई आ रही होगी ना तो दोनों तरफ के स्वर मिलकर ए हो जाते हैं। अगर ई की जगह पे ऊ हो तो दोनों तरफ के स्वर मिलकर ओ हो जाते हैं। अगर ऊ ना हो, ऋढ़ हो, तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। और यदि ऋढ़ भी ना हो, कहीं लृ हो, तो दोनों तरफ के स्वर मिलकर अल हो जाते हैं, यानी ए ओ अर अल हो जाना ही गुण संधि कहलाता है। यहाँ पर रमा में बड़ा आ था और ईस का बड़ी ई, दोनों आपस में मिल गए तो रमेश यानी ए बन गया है। आगे बढ़ते हैं। नयनम का सही संधि विच्छेद है, दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा ने धन अनम। अब ये भी समझिए यहाँ पर अयादि संधि है, लेकिन कैसे है, कैसे होती है ये भी समझो दोस्तों। जब धन के चिन्ह के ठीक पहले ए ऐ ओ औ आ जाए और उसके ठीक बाद में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो पहले वाला ए ऐ ओ औ होता है, ये आए आए अब आव हो जाते हैं, है ना दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर ने अनम ए के बाद में आ आया था, इसीलिए ए का ऐ हो गया, यानी नयनम हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह 14वां प्रश्न है। जैसा कि ये शब्द रूप से है, आपकी परीक्षा में इस बार केवल आत्मन और नामन से ही पूछा जाएगा, तो इस प्रकार आप क्लियर कर लें इसको। 2 नंबर का पूछा जाएगा, आप अगर एक का याद कर लिए, एक के रूप याद कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, आपके दोनों नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन है, दोस्तों यहाँ पहला विकल्प सही हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब ये भी समझिए दोस्तों, अब आत्मने आएगा तो परीक्षा में, अगर नामने आएगा तो आपको चतुर्थी एक वचन ही रूप लगाना है, यानी चतुर्थी एक वचन का ही विकल्प टिक करना है। क्यों? चूंकि ये आत्मन आता है नकारांत और ये नामन भी होता है नकारांत, ये दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए इनके तृतीया विभक्ति से अंत तक सबके सब रूप एक जैसे चलते हैं, है ना दोस्तों। सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में अंतर रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों यदि आत्मन का याद कर लेंगे या नामन का याद कर लेंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा, 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आइए 15वें पर चलें। नामन शब्द में विभक्ति और वचन है, दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन। बात वही है यहाँ पर भी, जैसे आत्मने में चतुर्थी एक वचन था, यदि
वहाँ पर नामने होता तो भी चतुर्थी एक वचन, क्योंकि दोनों के रूप एक जैसे चलते हैं। यहाँ पर आया है नामन, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगर इसी जगह पर आत्मन पूछ लेता तो भी आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन टिक करना होता है। तो ये समझिए, कहीं भ्याम लग जाएगा तो आप तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन टिक कीजिएगा। अगर भ्याह मिल जाएगा तो आप चतुर्थी पंचमी का बहुवचन टिक कीजिएगा। अगर भी मिल गया तो तृतीया का बहुवचन टिक कर देना। और आगे उतरे यानी षष्ठी सप्तमी की बात कर लें तो कहीं ओ हो यानी ओ की मात्रा के बाद में विसर्ग मिल रहा होगा तो दोस्तों वहाँ पर सप्तमी और षष्ठी दोनों का द्विवचन होगा। अगर सबसे बाद में आत्म नाम या नाम नाम ऐसा शब्द आ जाएगा तो वो षष्ठी बहुवचन का रूप होता है। आत्मसु यानी अंत में सु आ रहा होगा या नामसु यानी वहाँ पर भी सु आ रहा होगा तो उस जगह पर सप्तमी का बहुवचन होता है। लेकिन आपको पहचानना एक वचन का भी है। यदि जैसे आत्मना आ जाएगा या नामना आ जाएगा तो तृतीया एक वचन है। आत्मने आ गया है तो चतुर्थी एक वचन है। अगर आत्मना होता या नामना होता तो पंचमी षष्ठी का एक वचन हो जाता। यहाँ पर नामन जैसे आ गया है, यहाँ पर सप्तमी एक वचन है, आत्मन भी होता तब भी सप्तमी एक वचन होता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके रूप बहुत सरल हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। सही अर्थ कौन सा होगा? शब्द युग्म है दोस्तों वसन और व्यसन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि जैसे जिस क्रम से ये शब्द होते हैं उसी क्रम पे उनका अर्थ भी होना चाहिए। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है, वस्त्र और आदत। फिर प्रलाप विलाप शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। दोस्तों प्रलाप माने होता है बकवास, यानी चौथा विकल्प सही हो रहा है यहाँ पे। बकवास और विलाप माने होता है रोना। आगे बढ़ें। जो कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात जो जिसका जन्म कभी नहीं होता या जिसका जन्म ना हुआ हो, ये कई रूपों में आ सकता है प्रश्न इस प्रकार से। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अजन्मा। अजन्मा मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, कई प्रकार से उसको समझ सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, अकिंचन। आप इसको समझो, कुछ लोग यही भी कहेंगे कि निर्धन या भिखारी भी नहीं दोस्तों। अकिंचन, किंचन माने कुछ, मतलब नकारात्मक अर्थ देता है, यानी नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है तो वही तो अर्थ हो गया। और बाकी जो हैं उदाहरण, उनके पास कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।